शुभ प्रभात दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मेरा अंतर्मन घायल है, दुख की गांठें खोल रहा हूँ। मैं शक्ति का अमर गर्व हूँ, आज़ादी का विजय पर्व हूँ। पहले राष्ट्रपति का गुण हूँ, डॉक्टर भीमराव का मन हूँ। मैं बलिदानों का चंदन हूँ, कर्तव्यों का अभिनंदन हूँ। लोकतंत्र का उद्बोधन हूँ, अधिकारों का संबोधन हूँ। मैं आचरणों का लेखा हूँ, कानूनी लक्ष्मण रेखा हूँ। कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता हूँ। रावण वध पर हंस लेता हूँ, दुर्योधन हट पर रोता हूँ। मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं। मैं जब से आज़ाद हुआ हूँ और अधिक बर्बाद हुआ हूँ। मैं ऊपर से हरा भरा हूँ, संसद में 100 बार मरा हूँ। न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है। पूरे कांप रहे आधों से, राजा डरता है प्यादों से। गांधी को गाली मिलती है, डाकू को ताली मिलती है। क्या आपराधिक चलन हुआ है, मेरा भी अपहरण हुआ है। मैं चोटिल हूँ, शक्त विक्षिप्त हूँ। यूँ मैंने आघात सहा है, जैसे घायल पड़ा जटायु हारा थका करहा रहा है। ये इस कविता की याद मुझे यूं हो आई कि कल पढ़ने को मिला कि महान धर्मगुरु आसाराम बापू, जो रेप केस में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे हैं, उन्हें 6 महीने के लिए बेल दे दी गई है। और वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे युवा हैं, कई ऐसे छात्र हैं जिनकी बेल की तारीखों पर तारीख पड़ती जा रही है। प्रश्न पूरी न्याय व्यवस्था पर है। भारत का संविधान हमें न्याय, स्वतंत्रता और समानता का वादा करता है। अदालतें कहती हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहती है कि कानून सबके लिए बराबर है। परंतु हाल के वर्षों में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जब ये सवाल उठने लगता है कि क्या वाकई न्याय का तराजू निष्पक्ष है, या फिर यह धीरे धीरे उन हाथों में झुकता जा रहा है जिनके पास शक्ति है, संसाधन है, धार्मिक प्रभाव है और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संरक्षण है। एक तरफ हम देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि बलात्कार में दोषी करार दिए गए एक धार्मिक गुरु को चिकित्सा के नाम पर राहत मिल रही है। दूसरी तरफ लोकतांत्रिक आंदोलन, नागरिक अधिकारों की आवाज़ उठाने वाले युवाओं को लगातार तारीख पर तारीख मिल रही है और अदालतें बिना कारण बताए उनको बेल नहीं दे रही है। 2013 को याद कीजिए। 2013 में जब एक नाबालिग लड़की ने आसाराम नाम के एक धर्मगुरु पर दुष्कर्म का आरोप लगाया, तब उनकी पहचान उस दौर में एक ऐसे महापुरुष की थी, एक ऐसे गुरु की थी जिनके करोड़ों भक्त पूरे देश में फैले थे। उनके आश्रम, स्कूल, आयोजन स्थलों में देश के बड़े बड़े नेता नजर आते थे। मंचों पर प्रधानमंत्री समेत अनेक प्रभावशाली नेता, चाहे वो कांग्रेस के हों, भाजपा के हों या किसी अन्य दल के हों, वो आसाराम के चरणों में झुके दिखाई देते थे। संगम छे धर्म सत्ता राज सत्ता जયારે મળે ને તો પ્રજાનો ભેળો પાર થઈ ગયો। સમજો હું કેદું નો કહેતો ભાઈ, કેદું નો કહેતો, પણ હવે મને મારો શિવો મળ્યો। સમર્થ રામદાસ ના વચન, નારાયણ નારાયણ ઈષ્ટ દેવાયો, भक्ति देवाय, भक्ति देवाय, प्रीति देवाय, प्रीति देवाय। टीवी चैनल्स पर आसाराम का प्रभाव, राजनीति में उनकी पकड़ और समाज के उच्च वर्ग में उनकी स्वीकार्यता किसी से छिपी नहीं थी। लेकिन मुकदमे के दौरान सामने आई घटनाओं ने इस भक्ति आभा को तोड़ा। हालांकि कम तोड़ा है। आसाराम के आज भी लाखों भक्त हैं जो उन्हें भगवान मानते हैं, लेकिन पीड़िता और उसका परिवार अपने आरोपों पर टिका रहा। उनको धमकियां दी गईं, जान से मारने तक की धमकियां दी गईं। कम से कम इस मामले में 3 गवाह संदिग्ध परिस्थितियों में मारे गए। मीडिया ने कई बार दिखाया कि गवाहों को चुप कराने की कोशिशें हुई। इसके बावजूद अदालत ने साहस दिखाते हुए, न्यायप्रियता दिखाते हुए 2018 में आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई।
यह फैसला महिला अधिकारों और बाल सुरक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर माना गया। लेकिन यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई और ना ही सवाल ख़त्म हुए हैं। धीरे धीरे मेडिकल आधार पर जमानत की याचिकाएं तैयार होने लगीं, जहां आम कैदी जेल अस्पताल या जिला अस्पतालों में इलाज के लिए रेफ़र किए जाते हैं और वहीं पड़े रहते हैं। आसाराम के लिए मेडिकल बोर्ड, अस्पताल रिपोर्ट, विशेषज्ञों की राय अदालत के सामने पेश की गई। पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने उन्हें मेडिकल ग्राउंड्स में राहत दी और उसके बाद कल गुजरात हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्हें 6 महीने के लिए और बेल ग्रांट कर दी है। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि यह केवल मानवीय आधार पर है, परंतु विरोध की आवाज़ें यह कह रही हैं, क्या जेलों में बाकी बुजुर्ग और बीमार कैदियों के पास भी ऐसा तंत्र है? क्या वे इतने भाग्यशाली हैं कि उनके लिए मेडिकल प्रमाण पत्र, मेडिकल रिपोर्ट्स और सीनियर एडवोकेट्स की लंबी चौड़ी फौज खड़ी हो जाए जो कोर्ट को कन्विंस कर दे कि इन लोगों को भी जेल से बाहर आकर अपना स्वास्थ्य लाभ कराना चाहिए? क्या न्याय व्यवस्था की संवेदना केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने वर्षों सत्ता गलियारों में अपने संबंध बनाए रखे? यही कहानी हमें डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के मामले में भी दिखती है। नाबालिग साध्वियों से दुष्कर्म और एक पत्रकार की हत्या में दोषी होने के बावजूद भी इस व्यक्ति गुरमीत राम रहीम को बार बार पैरोल पर बाहर आने का मौका मिल जाता है। कभी माँ की तबीयत खराब, कभी कोई कार्यक्रम, कभी मानव सेवा, और बाहर आते ही वो सत्संग करता है, वीडियो संदेश देता है और राजनीतिक हस्तियों से भी बताया जाता है कि वो मिलता है। सवाल उठता है, यह पैरोल सुधार की प्रक्रिया है या यह प्रभाव का असर है? जो बड़े हैं उनके लिए सब कुछ उपलब्ध है। आम कैदी को पैरोल चाहिए तो महीनों की फाइलिंग और दर्जनों औपचारिकताएं होती हैं, पर जिन्हें करोड़ों का नेटवर्क, राजनीतिक संरक्षण और धार्मिक प्रभुत्व हासिल है, उनके लिए रास्ते आप कह सकते हैं कि किसी खुली सड़क की तरह दिखाई देते हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए, और ये तस्वीर ज़्यादा देखने के लिए ज़रूरी है यदि हमें यहाँ के लोकतंत्र को, अपने देश के लोकतंत्र को जिंदा रखना है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर और नागरिकता आंदोलन से जुड़े अन्य कई युवा पिछले 5 सालों से अधिक समय से जेल में बंद हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली दंगों की साजिश रची, लेकिन ध्यान दीजिए, आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इन्हीं दिल्ली दंगों से जुड़े एक अन्य आरोपी कपिल मिश्रा इस समय दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उन पर कोई मुकदमा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इन युवाओं की जमानत पर सुनवाई 21वीं बार टाल दी है और अब उनको अगली तारीख मिली है 10 नवंबर की। केवल तारीख मिली है, कोई फैसला नहीं। कितना विडंबनापूर्ण है कि जहां सजा पाए लोग, रेप, वो भी नाबालिग के साथ रेप में सजा पाए लोग बाहर हैं, वहीं जिनका ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ है उनको बेल नहीं दी जा रही है। वे व्यवस्था के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। इसीलिए मुझे संविधान कविता जो हरिओम पवार जी की लिखी है वो याद आई। संविधान कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि बेल नियम है, जेल अपवाद, लेकिन वर्तमान का भारत कह रहा है जिससे सहमति हो उसे तुरंत बेल दो और जिससे असहमति हो उसको जेल दो। यह बात केवल उमर खालिद की नहीं है, यह सिद्धांत की बात है। लोकतंत्र का दिल तब धड़कता है जब असहमति को जगह मिलती है। यदि राज्य असहमति से डरने लगे और अदालतें खामोश हो जाएं, तो फिर जंजीरें कानूनी होती हैं, लेकिन परिणाम वही, चुप, आवाज बंद। अब एक मार्मिक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील प्रसंग और मैं आपको बताता हूं, और वो प्रसंग है पूर्व आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट का। एक अधिकारी जो 2002 गुजरात दंगों के समय राज्य के तत्कालीन शासकों की भूमिका पर सवाल उठाता है, जो एफिडेविट देकर ये दावा करता है कि उस समय की सरकार ने दंगे रोकने में दिलचस्पी नहीं ली, जो कहता है कि उसने सत्ता के शीर्ष तक संदेश पहुंचाया था लेकिन कार्रवाई नहीं की गई, उसको दंडित किया जाने का पूरा
पैटर्न साफ नज़र आता है। 2 दशक पुराने कस्टोडियल डेथ के केस में को पहले खोला जाता है, फिर उसको तेज़ी से चलाया जाता है और संजीव भट्ट को सज़ा दे दी जाती है। संजीव भट्ट आज जेल में हैं, उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, कानूनी लड़ाई कठिन है और सबसे दर्दनाक बात, उनकी पत्नी श्वेता भट्ट, एक महिला जो अदालतों, वकीलों, मानवाधिकार संगठनों से लेकर मीडिया के दफ्तरों तक भागती घूम रही है। कभी पैरोल की अर्जी लगा रही हैं, कभी मेडिकल आधार बता रही हैं, मगर केवल डेट्स एंड डेट्स, तारीखें और तारीखें। वो पूछ रही हैं कि अगर मेरा पति दोषी है तो उसे प्रॉपर न्यायोचित प्रक्रिया के तहत दोषी ठहराया जाए, लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा है। उनका वीडियो सुनिए जिसमें वो बोल रही हैं, जनता से अपील कर रही हैं, लेकिन उनकी आवाज़ सुनने को सत्ता तो छोड़िए, समाज भी तैयार नहीं है। 40-50 पुलिस वाले आते हैं, आगे संजीव भट्ट को ले जाते हैं। आज 7 साल होने को हुए, मेरे हस्बैंड वापस नहीं आए हैं। मैं हर एक कोर्ट, हर एक वकील, हर एक जगह जाती हूँ। ये लड़ाई हम लोग लीगली लड़ रहे हैं, सामने पॉलिटिकली लड़ रहे हैं हमसे। उनके पास पावर है, पैसा है, सभी इंस्टीट्यूशंस उनके कब्जे में हैं। कोर्ट्स पूरी की पूरी सबवर्ट हो चुकी है। जज डायस पे बैठ के कहते हैं कि मैम आप किसी को भी ले आओ, जजमेंट तो दिल्ली से लिख के आता है। फिर भी इस तरह से भी मैं लड़ती रहती हूँ, रोज़ हिम्मत इकट्ठा करती हूँ और रोज़ फिर उसी जोश से आगे क्या करना है, कैसे करना है, सोच के निकल पड़ती हूँ। अगस्त में 2018 में पहली बार इन लोगों ने मेरा आधा घर तोड़ दिया। ये हमारे पुरखों का घर था जिसमें हम लोग रह रहे थे। कंप्लेंट का बेस ये बनाया कि पीछे जो रह रहा था, जो हमसे 100 मीटर के ऊपर दूर रह रहे थे बंगले में, उनको हवा नहीं आ रही। ये बेस पे मेरा घर बुलडोज कर दिया उन लोगों ने, मगर वो शायद पहला केस था बुलडोजिंग का। हम सब चुप रहे उस वक्त। शायद हम सब ने मिल के आवाज़ उठाई होती तो बाकी की कितनों के घर बच गए होंगे, मगर हमने वो नहीं किया। फिर 2018 सितंबर संजीव भट्ट को अरेस्ट करके ले जाते हैं। 32 साल पुराना केस, जो केस ही नहीं था, इनफैक्ट उसमें कुछ भी नहीं है। कस्टोडियल डेथ की बात करते हैं, जो डेथ हुई ही नहीं है, कस्टडी में भी नहीं। मेरे हस्बैंड का जुरिस्डिक्शन नहीं, उसने अरेस्ट नहीं किया, उसने इंटरोगेट नहीं किया, उसका कोई लेना देना नहीं उस आदमी से, मगर फिर भी वो केस, एक फर्जी केस खड़ा करके उसको फंसाया गया। पैरेलल दूसरा केस, ऐसा ही फर्जी केस 30 साल पुराना करके फंसाया गया। इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। फिर कई बार कोई अच्छे जज आ जाते हैं, हम वो रट में आ जाते हैं। एक बार एक केस हो जाता है, फिर अनलेस एंड अनटिल आपको बेल नहीं मिलती, आप बाहर नहीं निकल सकते हो। 4-4, 6-6 महीने तक हमारी बेल की सुनवाई नहीं होती। 6-8 महीने के बाद सुनवाई होने के बाद 4-4 महीने नतीजे पे बैठे रहते हैं, ऑर्डर नहीं करते हैं। 1 साल निकल जाता है, फिर जाके रिजेक्ट करते हैं। फिर वही प्रोसीजर हम लोग हाई कोर्ट में करते हैं। हाई कोर्ट में भी ऐसे ही खींचातानी, सालों निकल गए, आज 7 साल हो गए। मेरे हस्बैंड को मैं घर नहीं ले पा रही हूँ। रोज सुबह उठ के एक ही बात सोचती हूँ कि सर क्या करूँ, ऐसा कैसे लड़ूँ, ऐसे कौन से वकील को रखूँ कि मैं उसको घर ले आ सकूँ। कुछ नहीं सूझ रहा, मगर फिर भी मैं डरती हूँ। पूरे देश में आज ये पैटर्न साफ दिखाई दे रहा है। सत्ता के यदि आप निकट हैं, आपके पास धार्मिक प्रभाव है, तो आपको राहत में भी मिलेगी, पैरोल भी मिलेगा, मेडिकल ग्राउंड्स में मिलेगा, मानवीय संवेदना आपके लिए सिस्टम पूरी तरह उपलब्ध कराएगा। और याद रखिए, ये कोई एक सरकार या एक दौर की बात नहीं है। आज़ादी के बाद से ही ऐसा होते हुए हमने देखा है।
यह व्यवस्था की बन चुकी एक मानसिकता है जिसमें शक्ति का समीकरण न्याय की दिशा तय करने लगा है। न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए। आज जनता के मन में सवाल है, क्या अदालतें असहमत नागरिकों की संरक्षक हैं या सत्ता की मौन दर्शक बन चुकी हैं? क्या कानून जीवित है या शक्तिशाली लोगों की जेब में है? क्या संविधान की आत्मा आज भी धड़कती है या औपचारिक शब्दों तक सीमित है? इस देश ने आपातकाल देखा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए इस देश में आपातकाल लगा दिया था। तब भी अदालतें डगमगाई थीं, पर बाद में उन्होंने स्वयं को सुधारा। आज फिर वही परीक्षा है। फैसला अदालतें नहीं, इतिहास देगा कि जब सच और सत्ता आमने सामने खड़े थे तो न्याय किसकी तरफ खड़ा था। धन्यवाद।